कौटिल्य अर्थशास्त्र, लेखक कौटिल्य हैं, जिसको चाणक्य भी बोलते हैं, चाणक्य का पुत्र है। इनका जन्म अनुमानतः 375 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके पिता का नाम चाणक्य और इनका आवास पाटलिपुत्र है। अन्य नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इनका अध्ययन तक्षशिला में हुआ था। इनका व्यवसाय चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। इनकी रचनाएं हैं अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति। अर्थशास्त्र ग्रंथ परिचय देख लीजिए। लेखक तो जान ही रहे हैं, कौटिल्य है। रचना काल लगभग 300 ईस्वी पूर्व के आसपास। विभाजन हुआ है इसका अधिकरण में, प्रकरण में और अध्याय में। कौन सा पढ़ा रहे गुरुजी? अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं तथा 150 अध्याय है। श्लोक, बीच में प्रयुक्त श्लोकों की संख्या 340 है। गद्य शैली में लिखा गया है, कहीं कहीं बीच में पद्य भी है। यद्यपि अर्थशास्त्र गद्य में लिखा गया है, किंतु वर्णों की संख्या से यदि छंद बनाए तो यदि सभी वर्णों को जोड़ करके छंद में लिपिबद्ध कर दिया जाए तो 6000 अनुष्टुप छंद बनेंगे। अर्थशास्त्र के 15 अधिकरणों के नाम आप सभी को याद कर लेना है। अधिकरणों के नाम पूछे जाते हैं। शास्त्र के 15 अधिकरणों के नाम। प्रथम अधिकरण विनयाधिकारिक अधिकरण। इसमें 16 प्रकरण हैं और 21 अध्याय है। द्वितीय अधिकरण का नाम है अध्यक्ष प्रचारः। तृतीय अधिकरण का नाम धर्मस्थीयम। चतुर्थ अधिकरण है कंटक शोधन। पंचम अधिकरण का नाम योगवृत्तम। षष्ठ अधिकरण का नाम है मंडल योनि। सप्तम अधिकरण का नाम है साडगुण्य। अष्टम अधिकरण का नाम है व्यसनाधिकारिक अधिकरण। नवम अधिकरण का नाम अभियास्यत कर्म। दसम अधिकरण सांग्रामिक। एकादश अधिकरण वृत्त संघ। द्वादश अधिकरण का नाम आवालियस। त्रयोदश अधिकरण दुर्गलंभोपाय और चतुर्दश अधिकरण का नाम है औपनिषदिक। पंचदश अधिकरण जो कि 15वां अधिकरण अंतिम अधिकरण है, उसका नाम है तंत्र युक्ति। प्रथम अधिकरण का नाम है विनयाधिकारिक। प्रथम अधिकरण में कुल 21 अध्याय है। प्रथम अधिकरण में राजा के अनुशासन, शास्त्र शिक्षा, मंत्रियों तथा पुरोहितों के गुण, उनके प्रलोभन, गुप्तचर, सभा, राजदूत, राजकुमार, अंतःपुर तथा राजा की सुरक्षा का विधान है। द्वितीय अधिकरण का नाम है अध्यक्ष प्रचारः। अध्यक्ष प्रचार में कुल 36 अध्याय है। यह सबसे बड़ा अधिकरण है। इस अधिकरण में विभिन्न शासन विभागों के अध्यक्षों के कर्तव्य आदि का वर्णन करते हुए ग्राम रचना, गोचर भूमि, वन, दुर्ग आदि सन्निधाता के कर्तव्य, कर ग्रहण, राज्य कोष, रत्न परीक्षा, मुद्राध्यक्ष इत्यादि का वर्णन है। इसमें करना क्या है आपको, प्रथम और द्वितीय दोनों अधिकरण का विषय कौन कौन सा है, इसके अंदर क्या क्या वर्णन है, ये याद कर लीजिएगा। प्रथम अधिकरण और द्वितीय अधिकरण का विशेष रूप से। तृतीय अधिकरण का नाम धर्मस्थीय है। अधिकरणों के नाम जरूर याद कीजिए। अध्याय कितने हैं, अधिकरण कितने हैं, ये याद होना चाहिए आपको। प्रथम अधिकरण में क्या वर्णन है, दूसरा अधिकरण में क्या वर्णन है, ये भी याद कर लेना है। तृतीय अधिकरण का नाम धर्मस्थीय। इस अधिकरण में कुल 20 अध्याय है। इस अधिकरण में न्याय शासन, विधि नियम, विवाह प्रकार, विवाह के 8 प्रकार हैं, दंपत्ति के कर्तव्य, स्त्री धन, पुत्रों के 12 भेद, पुत्रों के 12 भेद होते हैं, दाह विभाग तथा व्यवहार के विषय में विवेचन किया गया है। चतुर्थ अधिकरण का नाम कंटक शोधन है। 278 देखो। इस अधिकरण में 13 अध्याय है। इस अधिकरण में शिल्पियों तथा व्यापारियों की विपत्तियों से रक्षा, भ्रष्टाचारियों का दमन, विभिन्न अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था आदि का निरूपण है। 5वां अधिकरण योगवृत्त के नाम से जाना जाता है। इस अधिकरण में कुल 6 अध्याय है। इस अधिकरण में उपांशुबद्ध, राज्य कोष, वृद्धि, कर्मचारियों का भरण पोषण, राज्य संकट का प्रतिकार आदि वर्णित है। छठे अधिकरण का नाम है मंडल योनि। इस अधिकरण में 2 अध्याय है। इस अधिकरण में मंडल की रचना,
राज्य की 7 प्रकृतियाँ, राज्य की 7 प्रकृतियाँ होती हैं, ध्यान रखिएगा। राज्य की 7 प्रकृतियाँ कौन कौन सी है? राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, बल और सुहृद। और 3 शक्तियाँ हैं, उत्साह शक्ति, मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति। तीनों शक्तियों में उत्साह शक्ति को प्रबल बताया गया है। उत्साह शक्ति, मंत्र शक्ति और प्रभु शक्ति का मतलब हुआ राज्य की शक्ति जो होती है। तो उत्साह शक्ति को नीतीश जी उत्साह शक्ति, मंत्र शक्ति तो है ही भाई, चारों वेद हैं, मंत्र से भरा हुआ है। और जो उसमें सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो मंत्र काम करता ही है। तीसरा है प्रभु शक्ति, अपने स्वामी की शक्ति जो होती है उसे प्रभु शक्ति कहते हैं, राजा की शक्ति, अपनी शक्ति। 7वें अधिकरण को 60 गुण के नाम से जाना जाता है। इस अधिकरण में कुल 18 अध्याय है। इस अधिकरण में संधि, विग्रह, आसन, यान, आक्रमण, संश्रय और द्वैधी भाव के रूप में राजनीति के 6 गुणों का विचार किया गया है। पंचतंत्र पढ़े हैं। पंचतंत्र में 6 गुणों का भलीभांति वर्णन मिलता है। संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्वैधी भाव। वहाँ पर कौवा और उल्लू में बैर होता है। तो ये 6 जो गुण है ना, 6 गुणों का उपयोग किया जाता है वहाँ पे। पहले संधि करके देख लेते हैं, फिर विग्रह कर लेंगे, आसन का प्रयोग, यान, आक्रमण, संश्रय और द्वैधी भाव। 6 गुणों का प्रयोग किया गया है। इसमें सेना की कमी तथा आदेशातिक्रमण जैसे विषयों का भी निरूपण है। 8वां अधिकरण व्यसनाधिकारिक नाम से जाना जाता है। इस अधिकरण में कुल 5 अध्याय है। इस 5 अध्यायों में राजा पर मृगया, द्यूत, स्त्री सेवन आदि दोषों के कारण आई विपत्तियों का एवं राष्ट्र पर आए अन्य संकटों का वर्णन है। 9वां अधिकरण अभियास्यत कर्म है। इस अधिकरण में 7 अध्याय है। 9वें अधिकरण के अध्यायों में युद्ध विषयक संपूर्ण वृत्तांत है। इसमें अर्थ, अनर्थ तथा संशय संबंधी आपत्तियां और उनके प्रतिकार के उपायों से प्राप्त होने वाली सिद्धियां हैं। 10वें अधिकरण को सांग्रामिक कहा जाता है। इस अधिकरण में कुल 6 अध्याय है। इन अध्यायों में छावनी का निर्माण, आक्रमण के समय सेना की रक्षा, कूट युद्ध में सेनाओं के कार्य, प्रकृति व्यूह, विकृति व्यूह और प्रतिव्यूह की रचना इत्यादि का वर्णन मिलता है। सांग्रामिक, युद्ध की तैयारी, संग्राम करना। संग्राम मतलब तो जान ही रहे हैं ना, सांग्रामिक। अभियास्यत कर्म, इससे पहले था अभियास्यत कर्म, युद्ध के लिए जाना। अभियास्यत, युद्ध की तैयारी, और सांग्रामिक, युद्ध। 11वां अधिकरण का नाम है वृत्त संघ। इस अधिकरण में मात्र 1 अध्याय है। इसमें विभिन्न व्यवसायों के संघों को वश में रखने, सामादी नीतियों का प्रयोग, संघ तोड़ने तथा उपांशुबद का वर्णन है। 12वां अधिकरण आवालियस नाम से जाना जाता है। इस अधिकरण में 5 अध्याय है। इसमें दुर्बल राजा के द्वारा शक्ति बढ़ाने के उपायों का वर्णन है। शक्तिशाली शत्रु के राज्य में दूत भेजना, गुप्तचरों का प्रयोग, संपत्ति नाश कराना, आपूर्ति का अवरोध इत्यादि दुर्बल राजा करते हैं। 13वां अधिकरण दुर्गलंभोपाय है। इस अधिकरण में 5 अध्याय है। इसमें शत्रु के दुर्ग को अधिकृत करने के विविध उपायों एवं विजित राज्य में शांति स्थापना का वर्णन है। 14वां अधिकरण औपनिषदिक नाम से जाना जाता है। इस अधिकरण में 4 अध्याय है। इन अध्यायों में हत्या, अंधीकरण, अपने को अदृश्य बनाना, अंधकार में देखना, शत्रुवध के लिए मंत्रोषधि का प्रयोग, इन प्रयोगों के प्रतिकार इत्यादि रहस्यपूर्ण विषयों का वर्णन मिलता है। 15वें अधिकरण का नाम तंत्र युक्ति है। इसमें 1 अध्याय है। इसमें ग्रंथ की विषय वस्तु तथा अर्थ निर्णय के लिए सहायक युक्तियों का प्रतिपादन किया गया है। तो इसमें मुख्य रूप से आप सभी को बार बार कह रहा हूँ, 15 अधिकरणों के नाम याद कर लीजिएगा। याद है? विद्या समुदेशः,
आनुक्ष की स्थापना। चाणक्य कहता है आनुक्ष की त्रयी वार्ता दंड नीति स्थिति विद्या। आनुक्ष की त्रयी वार्ता और दंड नीति ये चारों विद्या है। आनुक्ष की से क्या अभिप्रेत है आगे बताएगा। त्रयी से क्या है, वार्ता और दंड नीति किसको बोलते हैं आगे पढ़ लेते हैं। पहले चार का मत दिया हुआ है। पहले स्वयं कौटिल्य का है, उसके बाद फिर मनु का है, बृहस्पति का है, औशनस का है। चार तरह की विद्याएं मान रहा है स्वयं कौटिल्य। दूसरा देखते हैं त्रयी वार्ता दंड नीति सेति मानवः। त्रयी वार्ता और दंड नीति ये मनु मानते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो चार लाइन दिया हुआ है यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, आप सभी ध्यान से लिखिएगा। इसको नोट्स बना लीजिए कि चाणक्य चार मानता है, कौन कौन सा मानता है। मनु फिर 3 मानता है, बृहस्पति 2 मान रहा है और अंतिम में एक औशनस है शुक्राचार्य, वो एक ही मानता है ना। दंड नीति। हाँ, त्रयी वार्ता दंड नीति सेति मानवः त्रयी विशेषो ही आनुक्ष्यकी। त्रयी वार्ता और दंड नीति ये 3 विद्या मानता है मनु को मानने वाले, मनु के अनुयायी। मनु के द्वारा लिखित ग्रंथ है मनुस्मृति, वो 3 विद्या मानता है, त्रयी वार्ता और दंड नीति। त्रयी विशेषो ही आनुक्ष्यकी। कहता है त्रयी विशेषो ही आनुक्ष्यकी, त्रयी के अंतर्गत ही आनुक्ष्यकी समाहित है, ऐसा मनु कहते हैं। वार्ता दंड नीति चेति बृहस्पत्याः। वार्ता और दंड नीति बृहस्पति आचार्य के मत में है। इनका मत है कि संवर्ण मात्रम ही त्रयो लोक यात्रा विद इति। त्रयः जो है त्रयी इत्युक्ते वेदत्रयी। वेदत्रयी जो हैं वह संवर्ण मात्र लोक यात्रा विद इति, संसार में जीवन यापन का एक साधन है। त्रयी किसके अनुसार, बृहस्पति के अनुसार। बृहस्पति सिर्फ वार्ता और दंड नीति को विद्या मान रहे हैं। शुरू में 4 विद्या कहा गया था, मनु 3 विद्या मानता है, बृहस्पति 2 विद्या मान रहे हैं, वार्ता और दंड नीति। और इनके अनुसार कहते हैं संवर्ण मात्रम ही त्रयी लोक यात्रा विद इति। त्रयी तो लोक यात्राविद लोगों की आजीविका का साधन मात्र हैं। अंतिम में देखिए कहते हैं दंड नीति रेखा विद्या इति औशनसः। औशनस अर्थात शुक्राचार्य देवताओं के गुरु, वो सिर्फ एक ही विद्या मानते हैं दंड नीति को। दंड नीति रेखा विद्या इति औशनसः। दंड उनका मत है यदि दंड को प्रबल कर दिया जाए तो राज्य बहुत सुंदर ढंग से चलता है, सभी अपने अपने जगह पे सही तरह से रहेंगे। राजमूलो कोशदंडः श्याम ही सर्वविद्यारंभः प्रतिबद्धा इति। दंड नीति में ही सारी विद्याएं समाहित है, उसी को संपूर्ण विद्याओं का स्थान एवं कारण स्वीकार किया गया है। दंड नीति रेखा विद्या इति औशनसः तस्याम ही सर्वविद्यारंभः प्रतिबद्धा इति। इसको याद कर लीजिए। 4 विद्याएं होती हैं, आनुक्ष की त्रयी वार्ता दंड नीति। आनुक्ष की त्रयी वार्ता दंड नीति। मनु 3 मानता है, त्रयी वार्ता और दंड नीति। आनुक्ष की को त्रयी के अंतर्गत मानता है मनु। फिर आता है बृहस्पति का नाम। बृहस्पति 2 विद्या मानता है, वार्ता और दंड नीति को। बृहस्पति कहता है त्रयी तो संवर्ण मात्रम लोक यात्रा विदिति, संसार में आजीविका का साधन मात्र है। जीवन में लोक यात्रा विद अर्थात आजीविका का साधन है। और अंतिम में औशनस कहता है दंड नीति ही एक विद्या है, तस्यामि सर्वविद्यारंभः प्रतिबद्धा इति। और उसी को संपूर्ण विद्याओं का स्थान एवं कारण माना गया है। याद हो गया इतना। विद्याएं 4 होती है, मनु 3 विद्या को मानता है, त्रयी वार्ता दंड नीति। बृहस्पति 2 मानता है, त्रयी वार्ता और दंड नीति को। औशनस 1 मानता है दंड नीति को।
जी बोलिए। कौटिल्य के अनुसार विद्याएं कितनी हैं? क्या जवाब देंगे? चार। जी, चतस्रः एव विद्या इति कौटिल्यः। 4 विद्याएं होती हैं कौटिल्य के अनुसार। ताभीर धर्मार्थो यत् तत् विद्यात् विद्यानां विद्यात्वम्। और आचार्य कौटिल्य 4 विद्याओं को मानते हैं और उसी से धर्म एवं अधर्म के ज्ञान में का वर्णन करते हैं। सांख्यम योगो लोकायतम चेति आनुष्ठिकी। आनुष्ठिकी किसको बोलते हैं? सांख्य, योग और लोकायत को। सांख्य दर्शन के प्रणेता आचार्य कपिल, योग दर्शन के प्रणेता आचार्य महर्षि पतंजलि और लोकायत दर्शन के प्रणेता बृहस्पति जी। लोकायत दर्शन के प्रणेता, जिसको चारवाक दर्शन भी कहते हैं, बृहस्पति हैं। सांख्यम योगो लोकायतम च इति आनुष्ठिकी। यहाँ पे चे इति आनुष्ठिकी, पहले गुण हुआ है च प्लस इति गुण, फिर उसके बाद इति आनुष्ठिकी, यहाँ पे यण संधि हुई है, चेति आनुष्ठिकी। धर्माधर्मो त्रय्याम। त्रय्याम अर्थात त्रयी में ऋक्, यजु और साम तीनों वेदों में क्या वर्णन है? धर्माधर्मो, धर्म एवं अधर्म के बारे में। धर्म क्या करना चाहिए, जो करने के योग्य है, सब धर्म है। अधर्म जो करने योग्य नहीं है उसे अधर्म कहते हैं। फिर कहा गया है अर्थानर्थो वार्तायाम। वार्ता मतलब होता है व्यापार, जो कि बड़े लोग करते हैं, वैश्य लोग करते हैं। वार्ता में अर्थानर्थो, अर्थ मतलब होता है लाभ, अनर्थ मतलब होता है हानि। लाभ और हानि के बारे में वर्णन किया गया है वार्ता में। व्यापार में तो ये होगा भाई, कभी लाभ होगा तो कभी हानि होगा। नीतीश जी हैं? समझ पा रहे हैं? जी एक बार सर दोहरा दीजिए। हाँ, सांख्यम योगो लोकायतम चेति आनुष्ठिकी, इसको दोहराऊंगा, पढ़िए ना आप, पूरा समझा करके याद करके भेजेंगे आपको आज। सांख्य, योग और लोकायत ये आनुष्ठिकी कहलाते हैं। सांख्य कपिल मुनि का प्रणीत दर्शन है। योग, एक मिनट रुकिएगा जी। सांख्यम योगो लोकायतम चेति आनुष्ठिकी, सांख्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा प्रणीत और योग दर्शन महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रणीत। तीसरा जो है बृहस्पति के द्वारा प्रणीत है लोकायत, जिसको चारवाक कहते हैं। ये तीनों आनुष्ठिकी कहलाते हैं। आनुष्ठिकी। दूसरा नंबर पे है त्रयी। त्रयी में ऋक्, यजु और साम, ये तीनों वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। त्रयी में धर्म और अधर्म के बारे में वर्णन है। वार्ता कहते हैं व्यापार को। व्यापार में क्या होता है? अर्थानर्थो, कभी लाभ होगा तो कभी हानि। तो लाभ और हानि के बारे में वर्णन है कि लाभ किस तरह के व्यापार करेंगे आप जिससे कि लाभ होगा, और कैसा करेंगे तो कि हानि होगा, वैसा वर्णन जिससे मिलता है वो हो गया वार्ता। वार्तायाम। अंतिम में है त्रयी वार्ता। दंड नीति में क्या वर्णन है? नय अपनय, नय और अपनय, नीति एवं अपनीति। नीति और दुर्नीति के बारे में जिसमें वर्णन होगा उसको बोलेंगे दंड नीति। ये समझ लीजिए 4 तरह का पुस्तक है आनुष्ठिकी, और आनुष्ठिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। अलग अलग विषय है और अलग अलग विषय वर्णित है। क्या है? आनुष्ठिकी में सांख्य, योग, लोकायत में जो वर्णन है वो आनुष्ठिकी में है। धर्माधर्मों त्रय्याम मतलब ऋक्, यजु और साम में धर्म और अधर्म का बारे में वर्णन है। वार्तायाम अर्थानर्थो, नय अपनयो दंड नीति में नय और अपनय के बारे में वर्णन है, नीति और अपनीति के बारे में।
किस तरह का काम करना चाहिए, किस तरह का काम नहीं करना चाहिए, किस तरह का नीति का प्रयोग करना चाहिए इत्यादि का वर्णन मिलता है दंड नीति में। बलाबले चैतासाम हेतुभिर अनुष्ठ्यमानानाम अनुक्ष की लोकस्य उपकरोति व्यसने अभ्युदये च बुद्धिम अवस्थापयति। ये देखिएगा, त्रयी आदि विद्याओं की प्रधानता अप्रधानता बलाबल को भिन्न भिन्न युक्तियों से निर्धारित करती हुई अनुक्ष की विद्या लोक का उपकार करती है। ये पूछ लेगा लोक का उपकार कौन करती है, तो अनुक्ष की। लोकस्य उपकरोति, अनुक्ष की लोकस्य उपकरोति व्यसने अभ्युदये च बुद्धिम अवस्थापयति। व्यसने अभ्युदये च, व्यसन में और अभ्युदय, अभ्युदय में बुद्धि को, व्यसने इत्युक्ते दुखे, अभ्युदय सुखे, सुख में दुख में बुद्धि को अवस्थित करती है, स्थिर रखती है। प्रज्ञा वाक्य क्रिया वैसारध्यम च करोति, और प्रज्ञा मतलब बुद्धि को सोचने समझने की क्षमता प्रदान करती है। बुद्धि को सोचने और समझने की क्षमता प्रदान करने वाले कौन हैं? अनुक्षकी जी, विक्रम जी। एक बार दोहरा लीजिए, याद कर लीजिए, सबको याद होगा वैसे तो। विद्याएं चार होती है, अनुक्षकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। मनु 3 विद्या मानता है, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। फिर आता है बृहस्पति, वार्ता और दंड नीति को मानता है। औष्णस जो शुक्राचार्य है वो एक ही विद्या मानता है, दंड नीति को। संवर्णम मात्रम लोक यात्राविद इति, एक कहा गया था कि त्रयी जो है वह सिर्फ लोक में आजीविका का साधन है। किसका मत है ये? शुक्राचार्य। क्या पूछे सर, एक बार फिर से। त्रयी जो है वह संसार में जीविका का साधन मात्र है। ये बृहस्पति मान रहे हैं, बृहस्पति आचार्य बृहस्पति मानते हैं। बृहस्पति मानते हैं जी। दंड नित्याम ही सर्वा विद्यारंभा भवति, किसका मत है? औष्णस जी, शुक्राचार्य। हाँ, नीतीश जी, अनुक्ष की किसको बोलते हैं? अनुक्ष की, क्या सर? अनुक्ष की किसको बोलते हैं? अनुक्ष की प्रदीपः सर्वविद्यानां, उपायः सर्वकर्मणां, आश्रयः सर्वधर्माणां, शश्वत अनुक्ष की मतः। सब सर्वविद्यानां प्रदीपः, सभी विद्याओं का यह प्रदीप्त करने वाला है, प्रकाशित करने वाला है। उपायः सर्वकर्मणां, और सभी विद्याओं का यह उपाय है, साधन है, आश्रय है। शश्वत अनुक्ष की मतः, और इसको आदिकाल से ही मान रहे हैं, सनातन मानते हैं इसको। अब बोलिए, आगे पढ़ना है या यहीं तक याद करना है? याद कर लीजिएगा यहीं तक।